ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। राम राम। तो राजेश भाई, हम लोग हाजिर हो गए हैं। कार्यक्रम जो हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डालें, एक्रोना ही डालें। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो राजेश भाई, हमारा ये विशेष फोन इन कार्यक्रम है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी फसल का उत्पादन करने जाते हैं या किसी भी फसल को उगाते हैं, तो उसमें बहुत सारी जो बातें उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद भी बहुत सी समस्या एक आने की एक संभावना जो होती है, उसे हमें ध्यान में रखना होता है। तो ऐसे ही जो हमारी जब गन्ने की फसल पककर तैयार हो जाती है और उसमें भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें कि हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है गन्ने की फसल में कीट और रोग नियंत्रण। बिल्कुल। और आरती बहन, आज प्रायोजक इसके हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड, और आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में वो है डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली। जी, और हमारे साथ स्टूडियो में दूसरे विशेषज्ञ जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक NBPGR, नई दिल्ली से। बिल्कुल। तो गन्ने के फसल के कीट और रोग नियंत्रण से संबंधित जो भी सवाल हो, आप सीधे हमें फोन करिए और हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो उन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निरंकार दत्त वशिष्ठ, और साथ ही बहन भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं तो उनको बता दें कि जिस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 23 42 10 82, 23 42 10 83। तो अगर आप हमें मोबाइल से फोन कर रहे हैं तो उसके लिए आप पहले 011 जरूर डायल करें। तो आप इन दोनों फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और गन्ने की फसल में कीट और रोग नियंत्रण से संबंधित कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इन फोन पर कॉल कर अपनी जो समस्या है उसका हल ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं निरंकार भाई के पास। उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि बताया कि गन्ने की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। एक फसल हमारी अभी कटाई की जा रही है, पककर तैयार है। इस समय पहले तो हम यही चाहेंगे कि इसमें क्या क्या सावधानी हमारे किसान भाई बरतें। हाँ, ये अब मौसम आ गया है गन्ने की कटाई का, क्योंकि सब मिल चल रही है और इसकी कटाई लगभग मार्च और अप्रैल तक तो चलेगी ही। तो किसान भाइयों को गन्ने की कटाई करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कटाई करें तो ये आपके जमीन की सतह से करें, क्योंकि आपको उसके बाद में पेड़ी भी लेनी है। तो अगर सतह से करेंगे तो आपके बाद में कल्ले अच्छे निकलेंगे और अच्छी पेड़ी होगी। तो कटाई करते वक्त आपको ध्यान तो यही रखना है कि आप बिल्कुल सतह से कटाई करें उसको, और उसके बाद में गन्ना मिल में भेज दें और उसके बाद में पेड़ी तैयार करने की प्रक्रिया आप शुरू कर दें। और पेड़ी तैयार करने के लिए आपको कटाई करने के बाद सबसे पहले उसकी पत्तियों को हटा दें एक बार खेत से, और उसके बाद में पानी लगाकर उसमें आपके इंटरकल्चर ऑपरेशन उसमें करें। और जो उसमें खाद वगैरह डालने की जो आवश्यकता है, जैसे कि इसमें पेड़ी के अंदर थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा, हमारी जो मेन फसल होती है, मुख्य फसल होती है, उसे थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए 25% हम नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा डालते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें डाल दें, उसमें खेत तैयार करते वक्त उस इंटरकल्चरिंग के साथ। और आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें पेड़ी तैयार करने के लिए आप उसके लाइन के पास से
आप उसके ठूंठ होते हैं उसको और कुछ जड़ें उसको भी काट दें तो अच्छा है। उसके लिए इम्प्लीमेंट आता है जो कि स्टबल सेवर कहते हैं। वो ठूंठ के पास से जड़ें, कुछ पुरानी जड़ें होती है वो काट देता है और उसके बाद में नई जड़ें जो उत्पन्न होती है तो वो अच्छा पानी और पोषक तत्वों को लेती है पौधा, उससे आपकी फसल अच्छी आती है। इसमें एक और बात रह गई डॉक्टर साहब बीच में, जैसे आपने बताया कटाई करते हैं तो पत्ती खेत में फैली होती है, कई किसान भाई उसे जला देते हैं, क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है जो पेड़ी है, पेड़ी वाली फसल है, जड़ के ऊपर और वातावरण के ऊपर? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्ती कभी भी जलानी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि अगर पत्ती जलाएंगे तो उसके आपके वातावरण के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। और आप जानते ही हैं कि इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है उसे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये निकलती है तो हमारे वातावरण पे दुष्प्रभाव पड़ता है। जो कि हम सांस लेते हैं उसके साथ हमारे सांस के साथ हमारे फेफड़ों में चला जाता है ये। तो पोल्यूशन नहीं करना चाहिए और जलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया जैसे कि पत्ती को हटाते हैं उसके बाद में इंटरकल्चर ऑपरेशन कर देते हैं, उसमें गुड़ाई करते हैं, खाद डाल देते हैं पानी लगाने के बाद में। उसके बाद में आपको पत्तियां भी उसके गन्ने के लाइन के बीच में बिछा देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में लगभग आपको 10 टन पत्तियां मिल जाएंगी। तो उसको आप पत्तियां बिछा दें और उसकी पत्ती की मोटाई लगभग पूरा सतह उसको कवर कर देनी चाहिए और लगभग 10 सेंटीमीटर उसकी मोटी परत बन जाए पत्तियों की। अगर कम होती है तो उसमें आपको फायदा होने के बजाय थोड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर उसकी इस तरह की मोटाई कम है तो, क्योंकि उसमें आपको खरपतवार आएंगे उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसकी पत्तियों की मोटाई अच्छी होनी चाहिए लगभग 10 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास पत्ती कम आ रही है उससे तो आप एक लाइन छोड़कर एक लाइन में पत्ती बिछा सकते हैं। और उस तरह आपका अगर पत्ती बिछाएंगे तो आपकी नमी भी आपके मिट्टी में उपलब्ध रहेगी, संरक्षित रहेगी और उसमें आपके खरपतवार भी बहुत कम आएंगे। और इस तरह जो पत्तियां बिछाएंगे उसके अंदर आपका तापमान मिट्टी का वो रेगुलेट होगा, ना ही ज्यादा बढ़ेगा ना ही ज्यादा कम होगा। तो उसके अंदर आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी प्रक्रिया भी अच्छी हो जाएगी। तो सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया अच्छी होने के कारण वो आपके जो पोषक तत्व है वो पौधों को उपलब्ध करवाएंगे और उसके कारण आपके पौधे अच्छे बढ़वार होगी और उपज अच्छी आएगी। तो ये तो जो कटाई हो रही है फसल उसकी बात हुई। और अभी हम देखेंगे हमारे किसान भाई अप्रैल में मई में बिजाई करेंगे नए फसल के लिए। तो डॉक्टर तेवतिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो नई फसल उगाएंगे हमारे किसान भाई उसके लिए वो क्या क्या सावधानी बरते हैं बिजाई के समय? देखिए, मैं थोड़ा सा जो अभी पहले डॉक्टर साहब बता रहे थे उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। जी। उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। जैसे अभी कटाई की बात हो रही थी तो देखियो, कटाई करते समय इन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा कि वो जमीन के लेवल से बिल्कुल काटना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर जमीन की सतह से ऊपर कुछ ठुंठ रह जाएंगे तो आपको जानते होंगे कि उधर जड़ में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर ऊपर रहेंगे, ऊपर से अगर वो फूटेगा भी, उसमें कल्ला निकलेगा, वो गन्ना नहीं बनेगा। गन्ना वो ही बनेगा जो जमीन में से निकल के आएगा। तो वो हमारे लिए एक तो माध्यम हो गया इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करने का। दूसरा, जितना भी 1-2 इंच अगर पूरे खेत में से लगाएं तो उससे हमारी पैदावार भी घटेगी। उससे किसी का फायदा नहीं है, ना किसान का फायदा है ना मील का फायदा है, नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए जब जड़ से काटें तो उसमें एक रिकमेंडेशन और है कि 1 इंसेक्टिसाइड और 1 पेस्टिसाइड को 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला के उस पे ड्रेंचिंग कर दें। तो उससे जो है क्या है कि जो कल्ले निकलेंगे आगे तक वो सुरक्षित होंगे, उसमें इन्फेक्शन भी नहीं हो पाएगा। जी, अभी हमारे श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो जी, मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ बिहार के वैशाली जिले से। जी, बताइए क्या सवाल है आपका? ऊख की अच्छी प्रजाति बताइए और कई आंख वाला ऊख बोया जाए, सब कुछ हम लोग के यहाँ मिलता नहीं है जल्दी। आप कहाँ, बिहार से बोल रहे हैं ना? जी, वैशाली जिला है। तो आप कौन सी शुगर मिल में डालते हो? जाता है मोतिहारी। मोतिहारी में गन्ना विभाग आपको वैरायटी बताता है नहीं बताता? बताते हैं लेकिन अभी उतना कारगर नहीं हो रहा है। अभी कौन सी वैरायटी बो रहे हैं आप? अभी नहीं शुरू किए हैं, बोना चाहते हैं। बोना चाहते हैं तो देखिए, वैरायटी आप लिख लीजिए, मैं आपको वैरायटी लिखा रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी। इनमें से जो भी आपको मिल जाए आसानी से आपके क्षेत्र में उसको ले लेना। जी, बोला जाए। लिखिए CO 15023। CO 15023। हाँ, COLK 14201। COS 13235।
सारी अच्छी हैं, कोई भी इनमें से ले लो, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास वैरायटी है सारी जो मैं बता रहा हूँ। और लिखिए CO0118, इनमें से कोई भी वैरायटी मिल जाए, आंख बंद करके बो दीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि उसके ऊपर पेडी के लिए फसल हमारी जा रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एक इंसेक्टिसाइड और एक पेस्टिसाइड अगर उस पर डाल देंगे तो वो फसल सुरक्षित हो जाएगी काफी, और कल्ले जब निकलेंगे वो भी अच्छे निकलेंगे उससे। और दूसरी बात, जब ऊपर से वो फूटेगा नहीं, जो ऊपर रहता है जमीन से, अगर उसमें से कल्ला फूट आता है तो वो न्यूट्रिशन को लेता है, जो जड़ों से न्यूट्रिशन है, तो वो जो गन्ने निकलेंगे जमीन से उनकी पैदावार को घटाता है, उनकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। जो ऊपर से निकलेगा वो किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, वो तो बेकार है बिल्कुल, वो थोड़ा सा बढ़ के खराब हो जाएगा। अब आइए आपके बुआई करते समय एक और बात है, कई बार जो है ना बड़े बड़े जो गन्ने के पोगले निकल जाते हैं, जिनको आम भाषा में बोलते हैं, किसान भाई से छोड़ देते हैं कि भाई जो हमारी पेडी की फसल है उसमें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो उनको छोड़ना चाहिए, उन्हें भी हटा देना। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा और एक वैज्ञानिक जो कहते हैं वो बात बताऊंगा। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसको पूरा काट देना चाहिए और दोबारा से नीचे से उससे ज्यादा कल्ले निकलेंगे। उसका कारण ये है, जो वो गबले कहते हैं, गबले निकले हुए हैं, अगर उनको भी काटेंगे तो उनकी जड़ से भी कल्ले निकलेंगे। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है, अगर एक मूढ़े में अगर 4 बड़े बड़े गबले निकल रहे हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 4 का एवरेज हमें मिल रहा है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। फिर गन्ना भी शायद पतला रह जाएगा, गन्ना मिलेबल केन नहीं रहता, संख्या जब ज्यादा हो जाएगी। और अगर बहुत कम है खेत में, 1-1, 2-2 कहीं खड़े हुए हैं, तो उनको काट देना चाहिए। ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अब आते हैं नई जो बिजाई कर रहे हैं। नई बिजाई देखिए, आज जो एमर्जिंग थ्रेट है शुगर इंडस्ट्री के सामने, वो ये है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन ने जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो वैरायटी CO0238 है, उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यानी जो अंदर से लाल हो जाता है गन्ना, लाल हो जाता है, सिरके जैसी महक आने लगती है, बिल्कुल कैंसर कहते हैं, गन्ने का कैंसर। तो श्रोता लाइन पे है। हाँ बिल्कुल। हेलो, मैं प्रीतम सिंह वर्मा बड़ोद से बोल रहा हूँ, बागपत से। जी वर्मा जी, बताइए क्या सवाल है। सर्वप्रथम मेरी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और मेरा एक छोटा प्रश्न है कि गन्ने की कटाई जमीन के लगा के काटें और दूसरा तुड़ाई, क्या तुड़ाई और कटाई में अंतर है क्या कुछ सर? हाँ जी, बहुत बड़ा अंतर है प्रीतम जी। देखिए, एक कटाई की और बात बता दूं मैं आपको, उसके बाद आऊंगा तुड़ाई पे। जी, कटाई आजकल जो लेबर आती है बाहर से, बिहार से, और सर आपने देखा होगा बलकटी जो हमारे पूर्वज पहले हमारे आपके दादाजी पिताजी रखते थे, वो एक कर्व लिए होती थी। हाँ, कर्व लिए होती थी, और उसका पर्पज ये था कि वो पैरेलल काटती थी जमीन की सतह के पैरेलल। हाँ, बिल्कुल सत्य है। और आज क्या है, वो सीधी होती है, इनकी जो लेबर लेके आते हैं इनकी सीधी होती है, इनकी सीधी होती है। ये काटते हैं तो वो तिरछा करता है, जैसे कलम काटते थे ना स्कूल में, ऐसे कटती है। वो बहुत नुकसानदायक इसलिए कि जो कटा हुआ भाग है उसमें इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं, वो सरफेस एरिया उसका ज्यादा होता है, तो वो भी फायदा है। अब आ जाइए मैं आपकी पे तोड़ने में और उसमें। देखिए, तोड़ना रिकमेंडेड नहीं है। तोड़ने में गन्ना टूटता है, फटता है, जड़ें उखड़ती हैं उसकी, और नीचे जहां से कल्ले निकलते हैं वहां तक भी कभी कभी निकल जाता है वो, कभी कभी ऊपर से पिचक जाता है, कभी कभी फट जाता है। गन्ने की फसल में ये बिल्कुल भी वांछित नहीं है, डिजायर्ड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। तोड़ने से तो काटना ही आसान है। हाँ, मेरा ये निवेदन है सर जी, कि जो अमूमन मैं सुनता रहता हूँ, हाँ, और इसमें केवल कटाई की बात कहते हैं, पलकटी से, हाँ, तुड़ाई की बात नहीं कही जाती। और तुड़ाई में हमारे किसान जो हैं, हाँ, वे कटाई के बजाय एक सुबह वो चला गया और गन्ने तोड़ कर इकट्ठा कर दिया। अधिकतर लोग गन्ना तोड़ते हैं, अब उन्हें जानकारी होनी चाहिए ना इस बात की। देखिए, नहीं, बीज को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि आप सही कह रहे हैं, इसको भी आप शामिल कर लें इसके, जब आप कटाई की बात करें तो मान्यवर मेरा निवेदन है इसको भी आप शामिल करें। नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन बहुत अच्छा है। ये सवाल किया है। देखिए, बीज जब होता है, बीज को सर हम कहते हैं कि पौधा होना चाहिए, तो पौधे को तोड़ोगे तो अगली फसल कैसे लोगे आप, तो वो प्रभावित पड़ेगी। दूसरी बात, उसको जो पेड़ी का बीज लेते नहीं है, अगर आपको पेड़ी का ही बीज बोना है, देखिए बीज में नीचे से फटेगा गन्ना। वैसे तो बीज का ये कहते हैं कि ऊपर का 1/3 भाग लेना चाहिए बीज में। हाँ, पहले लेते थे जी हम लोग, पहले हमारे पिताजी भी ऊपर से पहले कपट के खड़ी फसल को कपट देते थे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं भी
करीब 25 साल उम्र है मेरी। हाँ। हम लोग भी पहले ऊपर से काटते थे, उसके 2 पोरी 1 पोरी। देखिए वही बीज होता है। देखो गन्ना और बीज में जब तक हम अंतर नहीं समझेंगे हम सही बीज सेलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ कि गन्ना और बीज में क्या अंतर है। पहली बात तो गन्ना पौधा भी होती है, गन्ना पेड़ी भी होती है, बीज केवल पौधा होता है, नंबर 1 अंतर। दूसरी बात, गन्ना ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, बीज ऊपर का 1/3 भाग होता है। चौथी बात ये हुई कि अगर आप कटाई कर रहे हो फिर पेंडे बना रहे हो ना उसके, तो जो आंख का भाग है वो बीज होता है और बीज की पोरी हमारा गन्ना होती है। और देखिए वो कितना बढ़िया है। अभी मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि हमने अपने खेत में, मेरे पास भी 50 बीघे जमीन है, हमने सिंगल बड़ काट के बोया कि उसके 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से काट दिया और बाकी का गन्ना हमने उसमें दे दिया मील में, जो बीज की पोरी। 25 कुंटल मेरा पोरी पोरी हुआ और मेरा बहुत कम बीज में जो है 2 एकड़ जमीन लग गई उसी में। बीज आजकल महंगा है, महंगा बीज लाया था 17,231 जो कि नई वैरायटी है। तो जहाँ ऐसा बीज है महंगा वहाँ इतना कुछ सहायता मिल जाए तो आधे में बीज पड़ जाता है। बहुत ही बढ़िया सर। और उसका जो 1 आंख के 1 इंच इधर से काया उसकी मैंने नर्सरी लगाई। और नर्सरी में कुछ नहीं है, नर्सरी में जैसे बेड बनाते हो ना, 1 मीटर चौड़ी बेड ऊंची करके बना लीजिए आप जी जी। और उस पे खाद और अच्छी तरह से खाद, कूड़ी का खाद और अच्छे तरह से मिला के ऊपर पहले रोटावेटर से जोत लीजिए, खूब अच्छा खाद मिला के फिर आप उसकी बेड बना ली और उस पे आप लगा दीजिए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। और मैंने अब 2 एकड़ तो आज लगाया उसी पौध से, अभी मेरे 1 एकड़ की और बच गई वो पौध। और मैंने जो गन्ना वो मंगाया था वो गन्ना था मेरा कोई 27-28 कुंटल गन्ना था, केवल 27-28 कुंटल में 3 एकड़ लगा दिया मैंने। और उसमें से कम मैंने 15,000 का बीज बेच भी दिया, उसमें से वो बीज निकाल के। और इसमें कुछ नहीं, कोई वो फारसी की आंख नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, कि नॉर्मल किसान कर सकता है इसको। नॉर्मल कर सकता है, बात सही कह रहे हैं आप। ये पर किसान करने का मारा 1 आंख नहीं काटता, नो सोचा है कि चलो 2 आंख हो जाएंगी, ज्यादा पैदा हो जाएगी। पर जैसा कि आज आप लोगों का सुझाव है, बहुत बढ़िया सुझाव, 1 आंख और बाकी का आप मिल में दे कहीं भी। 1 आंख का मैं और फायदा बता रहा हूँ सर। 1 आंख का जब सीड ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें केमिकल दोनों तरफ से घुस जाएगा, वो आंख की तरफ पहुंच जाएगा। अगर 2 आंख के 3 आंख के पेंडे करोगे, 3 आंख के में तो 2 आंख में, मतलब 1 आंख में तो बिल्कुल टच ही नहीं करेगा बीच वाली में। बच गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 2 आंख में एक तरफ से जाएगा, एक तरफ से बिल्कुल जा ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो आप, आंख को पार कर ही नहीं सकती दवा जो है। देखिए अब तो पुरानी पद्धति खत्म करना ही होगा और कीमत पे यदि प्रोडक्शन लेनी है। और विशेषकर सर ये जो 0238 में जो आया है कैंसर, जो ये लाल सड़न छोटी वाला, आजकल तो ये 1 आंख की बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, 1 रात के लिए डालना पड़ेगा उसको दवाई में, और तब सुबह को बोना पड़ेगा, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएगा इसमें। क्योंकि 90-95% यही 0238 बोई हुई है किसान के यहाँ। नया बीज जो ला रहे हैं हम लोग, ये तो आपके शुगर मिल का गन्ना विभाग का दायित्व बनता है कि आप नया बीज प्रोवाइड कराइए। आप अपने गन्ना विभाग GMKN या यूनिटेड से कहो कि नया गन्ना दिलाओ हमें, नया बीज जो है। एक और श्रोता है, बहुत 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 शुक्रिया सर आपको। तो अगले श्रोता हमारे, हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर दनखौर, जिला गौतम बुद्ध नगर से। जी नागर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये था सवाल है, जैसे हमने ये अभी गन्ने काटे हैं, जो पेड़ी हो रही है, इसमें दीमक की सी शिकायत आ रही है जी, भूड का सा कुछ जंगल है। देखिए भूड के जंगल में अक्सर रहता है दीमक का प्रभाव, लेकिन आप ऐसा करिए कि एक दवा आती है क्लोरोपाइरिफॉस, 2 ml प्रति लीटर, या तो अब इसमें लीटर के हिसाब से तो करोगे नहीं, या तो पानी दे सकते हो, पूरे में नहीं दिया जाएगा ना, पानी दे देंगे जी। तो पानी दे दो, तो इसमें ड्रेंचिंग करवा दो, मोटा नोजल करके ना, 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप ये क्लोरोपाइरिफॉस मिला के और उसके पेड़ में या कूड़ों में उसको नोजिल से ड्रेंचिंग करते चले जाओ। मतलब पेड़ को स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, उसके जड़ों में ऐसे ही धार बना के डालते चले जाओ, लाइन से लाइन। हाँ लाइन कूड़ों में, हाँ लाइन कूड़ जो होते हैं उनमें डालते चले जाओ और उसके बाद पानी लगा दो, तुरंत खत्म हो जाएगी। अच्छा सर, एक और रिक्वेस्ट थी। हाँ। जैसे बीच में बातचीत तो होती रहती है सर, हाँ, बीच बीच में अगर एक आध रागनी हो जाए तो, या आधी। हाँ भाई, रागनी भी सुनवाया करो, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रागनी सुनाते हैं वैसे हम तो, आज भी सुना देंगे, आप रागनी के प्रेमी हो। देखिए आपकी फरमाइश तुरंत मानी गई, अभी रागनी सुनवाते हैं। जी जी
ऐसा ना बीच बीच में जो है थोड़ा सा मनोरंजन होता है तो किसान भी जो बिल्कुल बिल्कुल अभी सुनवा रहे हैं रागनी, सुनवा रहे हैं, बस इतने थोड़ी बात करते हैं, अभी वो लगा रहे हैं तो आपको सुनवा देते हैं। हमारा तैयार होती है रागनी, बिल्कुल सुनवाते हैं। ठीक है जी, कोई होली का गीत सुना दें। होली का गीत ही सुनते हैं। ठीक। मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना। मंद मंद चलती पुरवाई, अनोखी सुगंधी माटी में आई, अनोखी सुगंधी माटी में आई। मौसम हो रहा, मौसम हो रहा मन भावन का, मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना। हरी भरी खेती लहराती, हरी भरी खेती लहराती, प्यारी छटा हर प्राणी को भाती, प्यारी छटा हर प्राणी को भाती। गाती लुगाई गीत, गाती लुगाई गीत, मस्तावन का मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना। रंग रंगीली होली मनावे, रंग रंगीली होली मनावे, देवर भाभी रंग बरसावे, देवर भाभी रंग बरसावे। देवर ने पल्लू गीला, देवर ने पल्लू गीला कार्या दामन का, मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना आया फागुन का, मस्त महीना। चौक चौबार में रौनक आ रही, चौक चौबार में रौनक आ रही, गायक मंडली भजन सुना रही, गायक मंडली भजन सुना रही। राजपाल मन करे गावन का, मस्त महीना आया फागुन 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 का, मस्त महीना। डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया जी और ईश्वर सिंह जी, आपका फिर से स्वागत है। ये मस्त महीना फागुन का गीत सुना आपने, एक श्रोता ने हमें कहा था। बात कर रहे थे हम बिजाई की, नई फसल जो हम ले रहे हैं उसकी बिजाई में आपने जानकारी दी कि बीज किस तरह का होना चाहिए। इसके साथ साथ उपचार की भी बात आती है कि उपचार किस तरह से करें। हाँ, उपचार देखिए आज के समय में उपचार बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि
जो लाल सड़न रोग है, ये वास्तव में थ्रेट बन गया है, चुनौती बन गया किसानों के लिए। तो इसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए कि बीज उपचार के साथ साथ मृदा उपचार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक फंगस की बीमारी है और फंगस की बीमारी जो है वो जमीन में रहती है। ये तो प्लांट के ट्रीट करने से काम नहीं चलेगा, जमीन में से भी आ जाएगी। तो इसके लिए 2 दवाएं हैं, थायोफिनेट मिथाइल है जिसकी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के और उसमें पूरे रात के लिए ये गन्ना डुबा दे शाम को और सुबह लगा दें तुरंत निकाल। ये तो हो गया बीज उपचार। और जो मृदा उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा दवाई एक बार फिर से बता दो। थायोफिनेट मिथाइल और मात्रा 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें, जिसमें डुबाएंगे अपने उसको, पूरी रात डुबा देंगे, पूरे रात डुबा देंगे। और उसके बाद आ गया मृदा उपचार। मृदा उपचार में देखो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा अच्छी कंपनी का है। ट्राइकोडर्मा में आजकल बहुत चल रहा है ये नकली वकली बहुत, क्योंकि उसमें देखिए फंगस होती है, उसमें फंगस की अगर क्वांटिटी ऑप्टिमम नहीं होगी तो उतना ही कम असरदार रहेगा। तो उसमें जो है अच्छे उसकी ट्राइकोडर्मा लें, उसको लगभग 10 किलो ऑप्टिमम है। अगर ज्यादा कुछ इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है आपको तो 10 किलो तक, अगर कम कहीं आपकी उसमें रहा है तो 5 किलो तक, 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसको जब आप जुताई करें उस समय कूड़ी के खाद में मिला के और उसको मिट्टी में बखेर दे और जुताई करते हैं। डॉक्टर साहब एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो सर, मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन जी, क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मैं जानना चाह रहा था सर कि अभी जो बसंत काल की गन्ने की बुआई चल रही है सर फरवरी मार्च में, तो कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखें? और सर विशेष तौर पे कंडवा रोग की समस्या हो जाती है सर, तो इसके लिए क्या क्या अभी से ध्यान रखना चाहिए? आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं शुरू से 6:30 बजे से? जी सर बिल्कुल, अभी सुना है, 15 मिनट हुए हैं सर, आप लोग रागनी सुना रहे थे, बस उसी को सुना है सर। हाँ, तो आपने फिर तो रागनी के उससे पहले तो एक बात और बता दूं, आपके दर्शन भी कर लिए थे कुछ दिन पहले डीडी किसान पे। अच्छा। जी बिल्कुल। तो देखो अब मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं विस्तार से बता चुका हूँ ये सारी चीजें। अभी वही बात बता रहे थे हम कि इसमें आप एक तो गहरी जुताई करिए अगर गन्ना बोना चाहते हो। कह रहे हैं गहरी जुताई से कार्बन की कमी आ रही है आजकल, ऐसा सुना है हमने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन की कमी कैसे आ जाएगी उससे? कार्बन डालिए फिर उसमें कमी आ रही है तो देखिए। सब बताया मैंने, कहीं सुना कि गहरी जुताई अगर हम बार बार ज्यादा भी करेंगे, अगर 2-3 साल तो ठीक है, अगर 2 या 1 साल बाद करेंगे तो फिर कार्बन की कमी आ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। उसमें डालिए आप कार्बन। देखिए जब आप अपना प्रोफाइल गहरा करेंगे, जब मृदा का प्रोफाइल गहरा करेंगे तो आपको गहराई तक ही आपकी कूड़ी का खाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है। और अगर बात एक तरह से वो सही भी है कि आप ऊपर नहीं डालेंगे और वो नीचे तक मिलावट होगी, नीचे के में कम है और ऊपर ज्यादा है तो वो डाइल्यूशन फैक्टर आएगा। जी। लेकिन आपका उद्देश्य है हमको फसल ज्यादा लेनी है, तो ज्यादा फसल लोगे, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कार्बन डालो उसमें और ज्यादा गहराई तक उसकी जड़ जाए। ज्यादा जितना जड़ बढ़ेंगी उसकी उतना ही पैदावार ज्यादा होगी और पौधा गिरेगा भी नहीं। तो अगर आप ऐसे सोचते रहोगे गहरी जुताई मत करो, कार्बन कम हो जाएगी, तो आपकी तो पैदावार ही घट जाएगी। फिर आपका जैसे हम करते हैं 3 साल के बाद कर लेते हैं। हाँ, तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है आपके बीज का उपचार कीजिए, अच्छा बीज सेलेक्ट कीजिए, अच्छी वैरायटी लीजिए। उसके बाद में मृदा उपचार जैसे मैं बता रहा था, ट्राइकोडर्मा डालो, क्योंकि आजकल लाल सड़न रोग बहुत बढ़ गया है। जो आप कह रहे हो, मुझे लगे लाल सड़न को ही कंडुआ कह रहे हो आप। जी बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि कुछ जगह कहते हैं, हालांकि कंडुआ गेहूं की बीमारी है, लेकिन कुछ लोग इसको भी कंडुआ कह देते हैं। तो उसके लिए थायोफिनेट मिथाइल एक दवा है, जिसको आपको सीड ट्रीटमेंट 1 ml प्रति लीटर के घोल में डुबा दो, पूरी रात उसको बीज को सुबह बो दो। 1 आंख का बीज काटो जिससे दोनों तरफ से दवाई घुस सके उसमें। आप मृदा उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालो, बुआई के लिए तैयारी करते हो जब उस समय। अगर 1 हफ्ते के लिए ट्राइकोडर्मा को कूड़ी की खाद में डाल के पानी की अच्छी नमी बना के रख दोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है सर। और उसके बाद में अपना ध्यान रखिए खरपतवारों का और इनका यही सावधानी रखनी होती है। बीज अच्छा चयन करें आप। 0238 को रिप्लेस करना है, उसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन आ चुका है। तो डॉक्टर साहब मिट्टी के उपचार के लिए भी आपने बताया। इसके बाद जब फसल हमारी उगाती है डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, तो उस खरपतवार आने की भी समस्या आती है।
हाँ, देखिए गन्ना जब हम बोते हैं तो उसके बाद में उसकी बढ़वार धीरे होती है, तो गन्ना पूरी सतह को जल्दी ढक नहीं पाता है, तो इसमें खरपतवार आने की संभावना रहती है। क्योंकि ये जब बोते हैं तो ये अगर आप फरवरी के महीने में बोएंगे, फरवरी या मार्च में बोएंगे, तो ये लगभग 30-35 दिन के बाद में तो जमेगा। और उसके बाद में इसकी बढ़वार बहुत धीरे धीरे होते हुए आपका मई जून तक, जून के बाद में ही आप उस सतह को कवर कर पाता है इसकी कैनोपी। तो इसलिए इस जो अवधि में आपके खरपतवार आएंगे, इसके अंदर आपके चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार आते हैं और इसमें पतली पत्ती वाले भी इसमें खरपतवार आएंगे। तो खरपतवार को नियंत्रण के लिए पहली तो ये है कि अगर आपने अच्छे से खेत की जुताई की है तो उसमें खरपतवार आपके देरी से आएंगे। अगर अच्छे से आपने उसको जुताई वगैरह करके नहीं बोया तो पहले से जो हमारे खरपतवार के बीज हैं जो ऊपर की सतह पे हैं वो जमेंगे और वो जल्दी आएंगे। इसलिए आप अगर बोते हैं गन्ना तो खेत की अच्छे से जुताई कर दें ताकि ऊपर वाले खरपतवार के बीज नीचे चले जाएं और नीचे वाले ऊपर आएंगे, तो इसकी डोरमेंसी रहती है तो काफी दिन बाद में आएंगे। फिर जब खरपतवार आते हैं उसके नियंत्रण के लिए एक तो है कि आपकी उसके जमाव से पहले दवा आपको डालनी होती है, वो है जैसे एट्राजीन है। एट्राजीन 2 किलो हेक्टेयर के दर से डालते हैं। इसको आप गन्ने की बुआई करने के बाद में अगर उसमें नमी अच्छी है तो आप उसमें स्प्रे कर दें, तो आपके इसमें पतली पत्ती वाले खरपतवार नहीं आएंगे और कुछ चौड़ी पत्ती वाले भी नहीं आएंगे। और उसके बाद में 30-35 दिन के बाद में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं तो उसके लिए आप 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा होती है 1 किलो 2,4-D प्रति हेक्टेयर के रूप से आप उसमें स्प्रे कर दें 1000 से 1200 लीटर पानी में मिलाकर, तो उससे आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। और आजकल कुछ देखा गया है कि जैसे मोथा, साइप्रस रोटेंडस इसको कहते हैं, इसका प्रकोप भी काफी है, गन्ने में है, दूसरी फसलों के अंदर भी है। तो ये एक समस्या है, इसका कंट्रोल करना, इसका नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, परंतु अब इसके लिए दवाई बनी है जो कि आप इसके जब ये मोथा खेत के अंदर आ जाता है और उसमें खरपतवार की 3-4 पत्ती हो जाती है तो उस समय आप उसको फोलियर स्प्रे इसमें ऊपर आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मोथे के अंदर बहुत सारी जड़ें होती हैं, कहते हैं दोबारा से हो जाता है। हाँ, वो इसलिए ये दवा है डाइजोम नाम से इसका ट्रेड नेम है। इसके अंदर आपका हेलोसल्फुरान मिथाइल और मेट्रोविजिन दोनों मिला हुआ आता है। हेलोसल्फुरान मिथाइल इसमें 6% होती है और इसमें मेट्रोविजिन 50% होती है। तो इसकी मात्रा हमें 450 ग्राम 450 ग्राम प्रति एकड़ इसको दिया जाता है। ये क्या है कि आपकी सिस्टेमिक है, जो पौधे के तंत्र के अंदर सिस्टम में घुस के काम करती है, और जब आप इसका स्प्रे करते हो तो ये ऊपर की तरफ भी जाती है और जड़ की तरफ भी जाती है। एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? प्रताप सिंह है जी नाम मेरा। जी प्रताप सिंह जी। जी मुझे वो बोयाब का 18 तो आगे की प्रक्रिया पूछना चाह रहे हैं, आगे किक्कर करे उसमें 15 से है जी, वो जिला शामली से। देखो आपने दूरी बहुत अच्छी की है, 3 फुट पे की है। इसमें 18 गन्ना बहुत अच्छा है, और क्योंकि जब ये नए बीज नहीं मिल रहे हैं तो 18 बहुत अच्छा काम कर रहा है, 38 को टक्कर दे रहा है। हाँ जी, ठीक लगा, वजन सा तो ठीक लगा जी इसमें। हाँ, और अब इसके तो मैंने पूछ लिया जी, जैसा बोल जाए तो मैं उसमें दे के भी बोया हो दवा में। हाँ, और रिजाइन कर सुपर फास्फेट गिरा मुझे तो फिलहाल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ट्राइकोडर्मा डाला कि नहीं? ना जी, वो नहीं गिरा, तो पूछना चाह रहा है भाई, आगे की प्रक्रिया बता दो मुझे। वह ट्राइकोडर्मा ऐसा करना कि कोई 5 से 10 किलो ट्राइकोडर्मा गोबर में वो करके रख दो, उसको नमी बना के गोबर में मिला के। गोबर क्या मतलब कूड़ी की खाद हो अच्छी बढ़िया से। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या है, उसमें मल्टीप्लाई होता रहेगा। अच्छा जी। तो उसमें खूड़ों में डाल देना, जब उसको भरो ना खूड़ों में नीचे दबा देना उसको। अच्छा, मिट्टी में दबाऊंगा जी? हाँ, मतलब मिट्टी में दबाना है। अब तुम गूल वूल चढ़ाओगे या खूड़? अभी तो खूड़ में गहरे होंगे ना खूड़ अभी। भी तो नहीं चढ़ाता जी, आगे चढ़ाऊंगा जाके फिर। हाँ, तो बस पानी से पहले, पानी जब लगाओ या पानी के बाद में, उसमें पानी से पहले डाल दो खूड़ों में और पानी लगा देना। अच्छा जी। फिर धीरे धीरे मिट्टी चढ़ती रहेगी धीरे धीरे उनपे। अजय एकदम ये मिलाड़े नु कहते कोरोजन अगर करोगे तो मई जून में करियो। हाँ, अब देखो मई जून नहीं, अप्रैल में करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल में जब टॉप बोरर आने लगे, थोड़ा सलाई जो कहते हैं जी, जब वो दिखाई देने लगे तो जब करवा देना, उसमें ड्रेंचिंग करवा देना कोराजन। हाँ, एकदम मिल वाले नु कहते कोरोजन मई के महीने में करवाइयो, बनना शुरू हो जाए। हाँ, तो अभी बोया होगा ना तुमने, तो मई तक ही आएगा, इसमें ऊपर तक जम के, तो वो सही कह रहे हैं।
बाकी जो पहले बुआ हुआ है जो हो गया 1-2 फुट का हो गया, उसमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में करा देना चाहिए। नहीं तो भी जमने लग जाएगी। हाँ तो फिर तो वो तो जब जम जाए, जब 1-2 फुट का हो जाए जब करना होता है, उससे पहले नहीं। दाई ने भी गया था मिट्टी में मिलाओ ऊपर घेर के। नहीं, डीएपी तो आपको उसके जो कूड़ों में नीचे डालनी चाहिए, या आप उस समय जो खेत की जुताई करते हैं उस समय देखो डीएपी जानी चाहिए गन्ने के बीज के नीचे। अच्छा जी। ऊपर डालने से कोई फायदा नहीं होता। मनु कहा जी ऊपर घेर कर मिट्टी में दबा दो। हाँ, मट्टी में दबा दो, क्योंकि देखो जड़ों के पास जानी चाहिए। अगर ऊपर डालने का कोई फायदा नहीं। मट्टी जैसे खूड़ है, अगर खूड़ में डाल के मिट्टी दबा दोगे ना तो वो जड़ें आएंगी तो वो यूज कर लेंगी उसको। ठीक है जी। ठीक है, नमस्कार जी। धन्यवाद। और अब समय है एक अंतराल का। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना एनपीके 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक आईपीएल का एक्रोना एनपीके 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, आप बता रहे थे खरपतवार के बारे में, आप उनके नियंत्रण के बारे में बात रह गई थी, तो उसे पूरी करते हैं। आपने बताया था मोथे के नियंत्रण के मोथे के उपचार के लिए हम बता रहे थे, जो टाइजोम नाम से जो धानु का जो कंपनी है वो इसका ये निकाला है। तो ये पौधे के अंदर डालने से सिस्टेमिक है, उसके पौधे के अंदर चला जाता है और इसका ऊपर की तरफ और जड़ की तरफ भी दोनों की तरफ उसका मूवमेंट होता है। तो ये इसलिए ये ऊपर का पौधे को उसको सुखा देता है, नीचे जड़ों में भी, क्योंकि इसकी 3-4 गांठें होती है तो वहां तक जाकर इसको मारता है। तो इसका आप जरूर उसका प्रयोग करें। और इसको जो मैंने बताया कि जब आपका खरपतवार जो मोथा है अगर उसमें 4-5 पत्ती आ जाती है तो उस समय उसके ऊपर इसका छिड़काव कर दें टाइजोम। इसके अंदर आपका हेलोसल्फोनान मिथाइल और मेट्रोबिजन दोनों मिला हुआ होता है जी। तो ये खरपतवार की बात हुई। अभी डॉक्टर तेवतिया जी आपने बताया कि जो लाल सड़न रोग है वो बहुत ही खतरनाक रोग है। तो जब हमारे किसान भाई बिजाई करते हैं उस समय भी अगर इस रोग से ग्रस्त है कोई गन्ना है, उसे निकाल के नियंत्रण किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि क्या इस तरह का गन्ना बोने के बाद अगर रोग आता है तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो गन्ना निकालने की बात नहीं है, उस खेत से गन्ने का बीज बोना ही नहीं चाहिए। जिसमें अगर रेड रॉट ऑफ शुगर केन आ गया उससे बीज लेना रिकमेंडेड नहीं है। यानी अगर एक गन्ने में दिखाई दिया तो दूसरे गन्ने के अंदर भी उस खेत से ही नहीं लेना है, पूरे खेत से। हाँ, मेरा मतलब वही है कि उस खेत के अंदर जो दूसरे स्वस्थ गन्ने हमें दिख रहे हैं उसमें भी रोग हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इसलिए है क्योंकि ये आप पूरे खेत में पानी लगाएंगे, पानी के साथ ये फंगस पूरे खेत में फैलेगी, ऐसा नहीं है कि एक गन्ने में रह जाएगी। दूसरा क्या है कि अब इससे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने ये किया और मेरे को याद दिला दिया मेरे को किस दिशा में किसानों को सलाह देनी है। जब ऐसा हो कि किसी खेत में आपको लाल सड़न रोग दिखाई दे जाए
अब क्या सावधानी रखनी है कि दूसरे और लोगों के खेतों में ना जाए। देखो ये कैसे फैल सकता है, जब उस गन्ने को आप काटोगे तो जो आपके काटने वाले औजार हैं उनसे अगर जाके फिर आप दूसरे स्वस्थ गन्ना काटने लगोगे तो उसके साथ भी ये फंगस औजार के साथ में चली जाएगी। तो इसलिए उस औजार को अच्छी तरह से उबाल के साफ करके तभी यूज करें। नंबर 2, अगर आप अगोला पशुओं को खिलाएंगे उस खेत का, और वो जो गोबर करेंगे वो उसको कूड़ी पे डालेंगे, और वो कूड़ी का खाद आपने दूसरे खेत में डाल दिया तो वो फंगस उस दूसरे खेत में भी पहुंच जाएगी। यानी पशु के खाने के बाद गोबर के माध्यम से भी बीमारी जा सकती है। बिल्कुल जाएगी, क्योंकि वो पाचन क्रिया में नष्ट नहीं होती है वो फंगस, वो गोबर के साथ निकल आएगी। और दूसरा, अगर आपने वो जो उसके चारा होता ना जो खाते हैं, खोर कहते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पशु जिसमें खाते हैं, उसमें भी कुछ बच जाते हैं, उसमें भी कुछ खाने पे बच जाते हैं। कई बार उसमें जो गोबर की खाद बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो उससे तो बहुत और ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा वो। तो इन चीजों का सावधानी रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, उस खेत में आगे बोए ना, गन्ना ना बोए उस खेत में, नहीं तो आगे फसल और ज्यादा रोग ग्रसित हो सकती है और उससे दूसरे इलाकों में फैलने का डर रहता है इसका। बिल्कुल। और दूसरा, अगर दिखाई दे जाए तो थाइफिनेट मिथाइल जो मैंने दवा बताई उसका स्प्रे भी जरूर करवाएं। और भी 1-2 आ रही है दवा, फिप्रोनिल एजोस्ट्रोबिन करके एक दवा आ रही है, उसको करेंगे, और भी इससे ज्यादा इफेक्टिव आ रही है दवा। तो वो दवा जो है कृषि वैज्ञानिक से, किसी आसपास के कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेके खेत को जरूर दिखाएं, उसका परीक्षण करवाएं, उसको अच्छी तरह से दिखाएं और आगे सावधानी बरतें, तभी इससे जो है छुटकारा मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ही अभी फसल नई होगी, कोमल गोला होगा, उसका बहुत सारी बीमारियां आने का डर रहता है, जैसे टॉप बोरर है या शूट बोरर है, इनके बचाव के लिए क्या करें? देखिए, ये अब अप्रैल से शुरू हो जाएगी बोरर की पहली पीढ़ी जी। इसकी 4 पीढ़ी होती हैं, सितंबर तक 4 पीढ़ी हो जाती है। ये क्या होते हैं, जो इसकी इल्ली होती है, जो तितली कहते हैं, वो एक तितली 400 अंडे देती है, और अंडों से जब गिंडार निकलती है, जो सूंडी कहते हैं, हर एक सूंडी वो अलग अलग उसमें जाती है। इनमें एक विशेष प्रकार की महक होती है, अगर वो उस पेड़ के पास जाएगी, उसको पता चल गया इसमें है पहले से एक, तो वो दूसरा पेड़ ऐसा खोजेगी जिसमें ना हो कोई भी, यानी अलग अलग पेड़ में जाती है। तो 400 जो किले हैं, जो 400 पौधे निकले होंगे, उन्होंने 400 एक इल्ली ने बर्बाद कर दी। अब इसके रोकने का क्या, इल्ली में पहली पीढ़ी पे ही हम जितना इफेक्टिव कंट्रोल कर लेंगे, आगे तक का हमें उतना फायदा होगा। इसी में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके जो अर्ली शूट कोराजन जो होती है उसकी वो उस सिस्टम में चली जाती है, वो इल्ली को मार देती है। जितना हम उसको मार देंगे उतना ही हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। दूसरे फिजिकल प्रोसेस भी, जैसे ट्राइको कार्ड हो गए, या वो एक ट्रैप आती है जो कि एक बड़ी फिजिकल सी एक डिवाइस होती है, वो उसमें जो है उनको अट्रैक्टिव करती है, वो एक कैप्सूल सा होता है, वो आके वहीं चिपक जाते हैं, वो लाइट करते हैं, लाइट पे आते ही ये कीड़े वहीं जाके वो चिपक जाते हैं, उसी में मर जाते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं ऐसे। तो अगर एक इल्ली आपने खत्म कर दी तो समझो 400 पौधे आपने बचा लिए। तो वहीं से शुरुआत शुरू हो जाती है। उसके बाद में इसको लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए और वैज्ञानिकों को भी दिखाते रहना चाहिए और इसका करना चाहिए, नहीं तो फिर फसल बड़ी हो जाती है, चौथी पीढ़ी आती है जब लंबी 10 फीट की हो जाती है और ऊपर अगोला सूखने लगता है, फिर तो अब उसमें तो घुसा भी नहीं जाता, स्प्रे भी नहीं होता है। हालांकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, ड्रोन से करवा सकते हैं स्प्रे, लेकिन सभी किसानों को अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और शूट बोरर की समस्या आती है। देखिए, ये बोरर, सूट बोरर, अर्ली सूट बोरर, स्टॉक बोरर, टॉप बोरर, ये सारी उसी की पीढ़ियां हैं। इनका सबका एक ही इलाज है कि इंसेक्टिसाइड, कुछ बाद में जब ड्रेंचिंग का निकल जाए तो फटेरा होता है, उसमें भी ये सीटीपीआर होता है, सीटीपीआर होता है, क्लोरो एंट्रोनिलिप्रोल कहते हैं इसको। ये एक मॉलिक्यूल है जो इसे कंट्रोल करता है टॉप बोरर की सारी इनको। तो जैसा कि आपने बताया कि डीएपी जड़ के नीचे जाना चाहिए, हाँ। इसके अलावा नाइट्रोजन भी हमारे किसान भाई देते हैं और ज्यादा मात्रा में भी दे देते हैं। कई के दिमाग में होता है कि ईख के अंदर तो पानी दिए जाओ और खाद डाले जाओ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही गहन विषय है। आप अगर इन 3 तरह के तत्वों की तुलना करें, एन, पी और के। एन एक बहुत ही मोबाइल न्यूट्रिएंट है। मोबाइल का मतलब है कि उसको नमी जहां तक होगी ना
वो नमी में अपने आप पहुंच जाएगा, नीचे को भी चलेगा, साइड में भी चलेगा। तो नाइट्रोजन में लॉसिस को बचाने का चैलेंज होता है कि भाई वो ज्यादा पानी लगाओगे वो जड़ रूट से नीचे चला जाएगा। अगर उसको गर्मी में डालोगे, ऊपर पानी नहीं लगाया, तो वो उड़ के नाइट्रोजन या अमोनिया बन के उड़ जाएगा। जो यूरिया इस्तेमाल करते हैं, यूरिया की बात बता रहा हूँ। तो यूरिया को हमेशा जब एक नमी पैर टेक हो उस समय लगाना चाहिए। दूसरा, उसको शाम के समय लगाओ, गर्मी ज्यादा ना हो, जिससे उसका जो वोलेटिलाइजेशन ना हो, जिसको वाष्पीकरण कहते हैं, गैस बन के उड़ जाता है। तो इसकी तो ये बात हुई। इसको बाद में भी आप लगा सकते हो, फसल में कभी लगा दो, नमी हो जब लगा दो, सब चला जाएगा नीचे तक। लेकिन फास्फोरस के केस में, फास्फोरस को समझिए आप कुंभकर्ण, उसे जहां डाल दोगे वहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर जड़ ही उस तक आ गई वहां तो ले सकती है, नहीं तो वो नहीं जाएगा जड़ के पास। इसलिए उसको ये कहते हैं भाई इसको जहां बीज बो रहे हो बीज के नीचे डालो जहां जड़ हो। अब कुछ किसान भाई बेचारे भोले होते हैं, हमने देखा पेड़ी में पेड़ी कटी हुई है, उसमें ऊपर से छिड़काव करके और डाई डाल रहे हैं, वो उनका बेकार पैसा जा रहा है। वो ऊपर ही पड़ी रहती है उनको बहुत दिनों तक, वो दाना भी घुला हुआ सफेद सफेद वहीं चमकता रहता है ऊपर ही। वो जड़ जब वहां है ही नहीं तो उसका उपयोग कैसे होगा। लेकिन कुछ किसान भोले हैं, एक दूसरे कहते हैं कि डाल दो ये हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, वो बेकार है। इसलिए इसको रूट जोन में कहने की बात करते हैं। पोटास है, पोटास को इन दोनों के बीच का कहते हैं, वो थोड़ा सा मूव कर सकता है, ज्यादा नहीं, इसलिए उसको भी रूट जोन में देना चाहिए। या फिर दूसरी डोज अगर पोटास की दो तो जो मिट्टी चढ़ाते, मिट्टी चढ़ाने से पहले कूड़ में डाल के और उसमें मिट्टी चढ़ा दें, क्योंकि मिट्टी चढ़ाने के बाद जो मिट्टी चढ़ती है उसमें भी जड़ें आ जाती हैं, तो वो उसमें मिट्टी में से उसको ले सकता है। इसमें बात मैंने एक और की डॉक्टर साहब की, अगर ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन दे देते हैं, कई किसान भाई मैंने देखा है, बागपत बड़ौत इलाके से ही मैं हूँ, खेत हमने अपने गांवों के आसपास भी देखा है कि पानी की मात्रा ज्यादा देना और नाइट्रोजन ज्यादा देना, इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? देखिए, सभी जानते हैं कि अति जो है किसी भी चीज की, आप खाना खाएं उसकी भी, अगर आप ज्यादा देंगे, अगर आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर एक साथ ही रख दें आपके सामने, तो आप क्या खाओगे? आप ब्रेकफास्ट के शेयर का ही खाओगे, बाकी वो खाना सड़ जाएगा। अगर आप ज्यादा दे देते हो तो पौधा कुछ तो ज्यादा खा जाएगा पौधा, और खाने के बाद में क्या होगा? देखिए, तीनों तत्वों के इनके अलग अलग काम है। नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ, वनस्पतिक ग्रोथ करता है एकदम से। बढ़ेगा तो बीमारी कीट भी ज्यादा आएंगे। बढ़ेगा तो सबसे पहले तो बैलेंस खोएगा, गिर भी सकता है, कमजोर रहेगा, पतला रहेगा, और दूसरा जो है वो मुलायम हो जाता है। देखो, जब एकदम से ज्यादा बढ़ेगा तो वो मुलायम हो जाता है, उसमें कठोरता की कमी हो जाती है, तो उसमें रोग, कीड़े, बीमारियां, गिरना, सारी चीजें जो है। और गन्ने की एक ऐसी फसल है, आपने पूरे साल मेहनत की, एक साल की फसल है, और अगर वो गिर गया गन्ना, उसकी पैदावार बहुत घट जाती है एकदम से, उसमें वो निकलने लगते हैं, किल्ले फूटने लगते हैं। वो ना मील के मतलब का रहता, ना आपके बीज के मतलब का रहता। काटने में इतनी लेबर दुगना पैसा मांगेगी उसे काटने में, कोई इधर को गिरा होगा, कोई उधर को काटने में प्रॉब्लम, बुग्गी में भरने में आपको प्रॉब्लम, टेढ़े मेढ़े गन्ने होंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो इसलिए ये जो है, एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, सतपाल सिंह बोल रहा हूँ नंगलदावा से, जिला बागपत से। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर, पेडी में ट्राइकोडर्मा डालें तो कैसे, मतलब डालें, उसके लिए क्या किया जाए? और दूसरा ये है, आप जो जैसे आप भी बता रहे हैं कि डाई जो है मिट्टी में मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें तो पेडी में तो जो है पत्ती फैला दी जाए। जो हमारे बड़े बूढ़े थे ना, उनकी विधि को याद कर लो बस। हाँ जी, वो जोतते थे ना, कोई देसी हल हो या कोई आपकी ऐसी रेट्यून मैनेजमेंट डिवाइस आ गई हो जो दोनों तरफ नीचे कूड़ बनाते चले, उसके कूड़ के दोनों तरफ, उससे उसमें डाल दीजिए कूड़ी की खाद में, और ट्राइकोडर्मा मिला के नीचे पहुंचना चाहिए मिट्टी में, ऊपर डालने का कोई फायदा नहीं, ना डीएपी का ना ट्राइकोडर्मा का। डीएपी भी उसमें डाल सकते हैं आप। तो सर जुताई तो हो नहीं सकती पेडी की जो है? क्यों नहीं हो सकती? पत्ती फैली हुई है जी। पत्ती फैली हुई है तो नहीं, तो आप उसमें थोड़ा 20 किलो बीघे का यूरिया मारिए और पानी दे दीजिए। पत्ती में जान कितनी होती है, उसके बाद लगा दो। तो जुताई तो नहीं हो पाएगी सर? उसके बाद हो जाएगी, गलने के बाद गल जाएगी वो 2 पानी में ही। आप थोड़ा सा यूरिया बखेर के ना पाती पे एक बार डुबा दो पानी में उसे, वो 2 बार के पानी में गल जाएगी, उसके बाद खूब जुताई करो आप। सर, हमारी जो है कामदार से बात हुई थी, वे कह रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा जो है कुड़ी खाद में मिला करके डाल दो और पानी लगा दो। कामदार तो कामदार ही होते हैं साहब,
उसको मिट्टी में मिलाना जरूरी है, ऊपर से मत डालो आप, ऊपर से कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक है, उम्मीद है कि आपके सवाल का हल आपको मिल गया होगा। और पानी की मात्रा भी जैसे कई किसान भाई ज्यादा रखते हैं डॉक्टर साहब, तो देखिए हर एक पौधे को, हर एक फसल को, उसमें गन्ना भी शामिल है। फील्ड कैपेसिटी पे वाटर लगना चाहिए और बराबर नमी बनी रहनी चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं, एक बार पूरा मेंड तक डांट के पानी भर देंगे उसमें कि भाई अब 20 दिन के लिए जरूरत नहीं, उसके बाद में फिर सूखा भी रहेगा तो भी फिर 1 हफ्ते तक नहीं लगाएंगे। इससे उनकी फसल में कम से कम 15% की कमी आती है। अगर आप हल्का हल्का पानी बराबर बने रहेंगे, उससे पैदावार बढ़ती है, ये ध्यान रखें। बिल्कुल। और पानी का लेवल वैसे ही जगह जगह कम होता जा रहा है, तो आप किफायत से पानी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं की दी, इसलिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम दोनों डॉक्टर उपेंद्र तेवतिया जी और ईश्वर सिंह जी से विदा लेते हैं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। इसी के साथ कृषि जगत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान भाई बहनों को राम राम।